अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई बॉडी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली डूबा हुआ है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो न्यूट्रल होगा या स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, है ना। वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ डिफिनीशंस जानने हैं, जिसमें से पहला डिफिनीशन होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा, है ना। सेंटर ऑफ मास का जो डिफिनीशन था वो ये था कि it is a point where total mass of the body is assumed to be concentrated, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन, है ना। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, यहाँ पर, है ना। सेंटर ऑफ मास कहेंगे तो यहाँ पर होगा, बिल्कुल बीच में, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं डिफिनीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां माना जाता है कि उस पॉइंट से टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उस बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है ना। ए पॉइंट through which total weight का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स is assumed to act, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट थ्रू विच टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू एक्ट, ठीक। अब देखेंगे कि जब छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होते हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो इसको हम लिखते हैं एक बार, है ना, कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड, है ना। जब स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं। लेकिन जब बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट हो, लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा टावर है, कोई बहुत बड़ा माउंटेन है ना, तो उनके केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे फिगर में। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो ये हाइट ज़्यादा होने से क्या होता है कि ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होता है ना। हालांकि वो एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होता है, फिर भी हम अपने समझने के लिए मान लेते हैं कि इस आधे पोर्शन में एक्सेलरेशन है g और ऊपर वाले आधे पोर्शन में एक्सेलरेशन है g/2, ठीक है।
और चूंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ऊपर वाले पार्ट का मास होगा m/2 और नीचे वाले पार्ट का भी मास होगा m/2। ठीक, तो जो ऊपर वाला हाफ पोर्शन है इस पर फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन g/2। नीचे वाले पार्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यानी वेट होगा m/2 इंटू जी, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन g है। तो अब देखेंगे कि नीचे फोर्स लग रहा है ज़्यादा और ऊपर वाले पार्ट पर फोर्स लग रहा है कम, और इसलिए जो कहेंगे कि नेट फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट बीच में नहीं आएगा, है ना, वो पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि नीचे फोर्स ज़्यादा है। तो कहेंगे कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ नीचे आ गई है। ठीक, तो ऐसा केस हो जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हो, इतना ज़्यादा हाइट हो कि वेरिएशन ज़्यादा है, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट पॉइंट पर होता है और सेंटर ऑफ मास डिफरेंट पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट एक्ट करता है। ठीक, उसके बाद एक हम लोग टर्म सीखेंगे, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ बायंसी, है ना। सेंटर ऑफ बायंसी जो है, जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से सेंटर ऑफ बायंसी होता है। ये कह सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट थ्रू विच total buoyancy force assumed to act। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज पोजीशन of center of gravity of displaced liquid। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चूंकि छोटा ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें या सेंटर ऑफ मास कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि हम फिगर बनाया हमने, इस फिगर में इस ऑब्जेक्ट का आधा पोर्शन लिक्विड के अंदर डूबा है। ठीक है ना, ये आधा पोर्शन लिक्विड के अंदर डूबा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले लिक्विड हुआ करता था, जहाँ पर ये सॉलिड का इतना पोर्शन आ गया है। ठीक, तो जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो पहले यहीं पर हुआ करता था, और जब यहाँ हुआ करता था तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता होगा, या उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होती होगी, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। यानी अब जो है इसी पॉइंट से इस लिक्विड का सारा वेट ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, जिसको कि हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं। तो बायंसी फोर्स एक्चुअली में क्या हो गया कि ये सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। डिस्प्लेस्ड लिक्विड पहले यहाँ हुआ करता था जहाँ पर अभी सॉलिड है, तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे तो ये सेंटर ऑफ बायंसी बताएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगा वो ऊपर आएगा, इधर कहीं आएगा बिल्कुल बीच में, जबकि सेंटर ऑफ बायंसी आएगा कहाँ पर, ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, है ना, यहाँ पर सेंटर ऑफ बायंसी आएगा। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के दो बेसिकली टर्म सीखे, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक सेंटर ऑफ बायंसी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी समझने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, जब कोई बॉडी
कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो देखेंगे कि पूरा डूबा हुआ है ना, ये पूरा लिक्विड के अंदर ये डूबा हुआ है। ठीक, तो जब पूरा डूबा हुआ है तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ बायंसी है वो यहाँ पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पर है। ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है जो फिगर में दिखाया गया है। यहाँ भी सेंटर ऑफ बायंसी आएगा यहाँ पर। ठीक, ये ऐसा मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है वो वुड का बना हुआ है जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, जो कि अंदर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करें कि जो इसका लोअर पोर्शन है यहाँ पर एक पतला सा मेटल का एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने एक मेटल लगा दिया और इधर वुड है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर बीच में नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे का मास ज़्यादा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर से नीचे आ जाएगा। जबकि सेंटर ऑफ बायंसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेटल का जो लेयर है बहुत पतला सा लेयर है ना। तो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है और उस डिस्प्लेस लिक्विड का ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑलमोस्ट वहीं पर है। तो इस केस में कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। ठीक, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो नीचे mg फोर्स आएगा। कहाँ से? पॉइंट G से mg फोर्स एक्ट करता है और जो सेंटर ऑफ बायंसी है वहाँ से एक्ट करता है नेट बायंसी फोर्स। ठीक, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम Fb इज इक्वल टू mg, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट पहले वर्टिकल था तो इक्विलिब्रियम में था, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पर रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेटल का पतला सा लेयर लगाया गया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहीं इधर आ गया है। ठीक, तो अब इस केस में देखेंगे कि जो पॉइंट G है, पॉइंट G से नीचे की तरफ लगेगा उसका वेट mg और पॉइंट B से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बायंसी फोर्स। ठीक, तो अब देखा जाए कि चूंकि Fb और mg दोनों इक्वल हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर जो टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। हमने इसको रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज और रोटेट करके इस पोजीशन से छोड़ दिया तो अब देखेंगे कि G के अबाउट B का जो टॉर्क आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, या यहाँ से पॉइंट B के अबाउट देखेंगे तो mg का टॉर्क आएगा ऐसे। तो टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगने का मतलब है कि ये इस ऑब्जेक्ट को सीधा करके खड़ा कर देगा, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन तो यही होता है कि अगर यहाँ पर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया जाए तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर आ जाए, तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन एक लिख सकते हैं कि व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G lies below center of buoyancy point B, then the body remains in
स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेटल हम लोग ऊपर की तरफ लगा देते हैं, अगर मेटल ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ऊपर का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ बायंसी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मास जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि जब इसको रोटेट किया गया है तो उस पोजीशन में जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रहेगा, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इधर खिसक जाएगा, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तो है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पॉइंट बी है यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायंसी फोर्स, और नीचे जी से नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी। तो एफ बी यानी बायंसी फोर्स और एम जी दोनों इक्वल हैं, लेकिन जब रोटेट कर दिया हमने रोटेट करके ऐसे इसको छोड़ दिया, तो पॉइंट जी से इसका वेट एक्ट करेगा और पॉइंट बी से बायंसी फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब अगर देखें हमने इसको इधर क्लॉकवाइज रोटेशन दे करके छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद अब दो ही फोर्स लगेंगे, एम जी और बायंसी। तो देखेंगे कि पॉइंट बी के अबाउट एम जी का टॉर्क भी क्लॉकवाइज आएगा, या पॉइंट जी के अबाउट इस बायंसी फोर्स का टॉर्क भी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्लॉकवाइज रोटेट करके छोड़ा है, और ये जो फोर्सेस जो टॉर्क लग रहे हैं उसको और भी उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और रोटेट करा करके उसको गिरा देंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि यह वापस अपने पोजीशन पर नहीं आएगा, और इसलिए इस इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायंसी फोर्स से ऊपर हो, मतलब सेंटर ऑफ बायंसी से ऊपर हो। तो कंक्लूजन ये हुआ कि व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि पॉइंट जी लाइज एबव सेंटर ऑफ बायंसी यानी कि पॉइंट बी, देन बॉडी रिमेन्स इन, या कह सकते हैं देन बॉडी और देन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। अनस्टेबल में रहेगा क्योंकि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन करके छोड़ा और ये और उसी डायरेक्शन में रोटेट करके नीचे गिर जाएगा, ठीक। कुछ इसी तरह से करेंगे, इसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया, हमने कोई मेटल नहीं लगाया, तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इसी पॉइंट से नीचे mg भी लग रहा होगा और इसी पॉइंट से ऊपर बायंसी फोर्स भी लग रहा होगा। अगर इस रोटेटेड पोजीशन में देखें तो नीचे आएगा mg और ऊपर आएगा बायंसी, ठीक। हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देकर के छोड़ दिया। अब देखेंगे कि चूंकि fb और mg दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो Fb इज इक्वल टू mg तो होगा ही, और इसलिए Fb और mg का नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे तो टॉर्क इस केस में 0 आएगा, है ना। ना क्लॉकवाइज आएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और सेम पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट है उसको जिस पोजीशन में हमने रोटेट करके छोड़ा है उसी पोजीशन में रुका रहेगा, ना तो यह वापस खड़ा होगा ना यह उल्टा और रोटेट करेगा,
है ना। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो कह सकते हैं कि व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि पॉइंट G एंड सेंटर ऑफ बायंसी यानी कि पॉइंट B, जैसे इस केस में है C, जो G है और B है कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, कोइंसाइड, then the body's equilibrium will be neutral equilibrium। ठीक है, तो इस केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन में रोटेट करके छोड़ेंगे उसी पोजीशन में ये रुका रहेगा। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो ये सीखा कि जब बॉडी कॉम्प्लीटली सबमर्ज्ड होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, है ना। इसमें हमने 3 तरह के इक्विलिब्रियम देखे। एक पहला पढ़ा था हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें भी पूरा बॉडी डूबा हुआ था। ठीक है, तो उसमें सीखा हमने कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। उसके बाद हमने सीखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें हमने ये सीखा कि जब ये भी जो है ये भी पूरा डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, ये भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। इसमें हमने सीखा कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा सेंटर ऑफ बायंसी से तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तीसरा वाला केस हमने देखा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। उसमें क्या था कि B और G यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी दोनों कोइंसाइड कर रहे थे। जब दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाता है। वो भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का केस था। ठीक, अब हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसमें कोई बॉडी अगर पार्शियली सबमर्ज्ड हो तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इसमें देखा गया है कि पहले जब ये ऑब्जेक्ट सीधा था तो इसका आधा वॉल्यूम जो है लिक्विड में डूबा है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ बायंसी जो होगा वो कहीं इधर आएगा नीचे, मतलब जो सबमर्ज्ड पार्ट है इसका उसका सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ बायंसी नीचे आ गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कहीं इधर होगा, है ना, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो ऑब्जेक्ट का है। अच्छा, अब इसको हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने से कुछ ज़्यादा पोर्शन डूब गया। ठीक, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर है। अब सेंटर ऑफ बायंसी जो होगा वो कहीं खिसक जाएगा इधर, है ना। सेंटर ऑफ बायंसी जो है, अब हमें जो है क्या देखना है, सेंटर ऑफ बायंसी निकालने के लिए कि ये जो पूरा वॉल्यूम जो डूबा है आप देखेंगे इस पूरे वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास का वो सेंटर ऑफ बायंसी कहलाएगा। तो वो सेंटर ऑफ बायंसी जो है हमने मान लिया कि वो कहीं इधर है ना। तो अब जो है सेंटर ऑफ बायंसी एक्चुअली में इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं रहा, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री पर था, अब लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं रहेगा क्योंकि इधर कुछ ज़्यादा पोर्शन डूब गया। ठीक है, आप देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट में कम डूबा है और लाइन ऑफ सिमेट्री के राइट में ज़्यादा पोर्शन डूबा है, तो सेंटर ऑफ बायंसी इस साइड में खिसक गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से सेंटर ऑफ बायंसी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका और लाइन ऑफ सिमेट्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको कहा जाता है मेटा सेंटर, है ना। जो सेंटर ऑफ बायंसी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेटा सेंटर। पहले हम लोग मेटा सेंटर का डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। जो मेटा सेंटर है वो होता है मेटा सेंटर
it is point of intersection of line joining center of buoyancy and center of gravity, है ना, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, and a line, a vertical line passing through new center of buoyancy, and a vertical line passing through new center of buoyancy B डैश, है ना, ये जो पॉइंट है B डैश, तो इसका यहाँ से पास करने वाला वर्टिकल लाइन और B और G, जो ओरिजिनल B और G था, देखेंगे यहाँ पर B था, ये G था, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, तो इसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। हर केस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा, इसलिए हमने ऐसे कहा कि B और G को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है ना, जो ब्लैक कलर से दिखाया है, और जो नया सेंटर ऑफ बायंसी है, जब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, रोटेटेड पोजीशन में है, तो वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। ठीक है, तो जब तक मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहेगा, है ना, तब तक ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है। ऐसा इसलिए है कि आप देखेंगे कि जो G है, यहाँ से एक फोर्स लगेगा mg, और पॉइंट B से फोर्स ऑफ बायंसी लगता है, जो कि मेटा सेंटर से होकर पास करेगा। तो मेटा सेंटर अगर G के ऊपर है, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, जिससे कि ये बॉडी फिर से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस बॉडी में हमने नीचे कोई मेटल नहीं लगाया है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका सिर्फ आधा पोर्शन डूबा हुआ था। पहले आधा डूबा था, फिर बाद में अब रोटेट करने पे ज़्यादा डूब गया, तो इस तरह से सेंटर ऑफ बायंसी इसका ऐसे खिसक गया। तो कह सकते हैं कि जब तक मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहेगा, तब तक ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि a partially submerged body may remain in stable equilibrium, है ना, stable equilibrium even if center of gravity lies above B until मेटा सेंटर, इसको हम लोग कहते हैं मेटा सेंटर, है ना, until मेटा सेंटर M lies above सेंटर ग्रेविटी G। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो B डैश है वो G से हो सकता है कि नीचे हो, लेकिन जो मेटा सेंटर है वो G के ऊपर होगा, तब तक ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब जो है आप देखेंगे कि इस बॉडी को जितना घुमाते जाएंगे, तो M जो है वो धीरे धीरे G के पास में आता रहेगा। ठीक है, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब M और G कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर और ज़्यादा रोटेट कर दिया हमने, तो जो M है वो G से नीचे आ जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा, और उस केस में जो बायंसी फोर्स है वो इधर से लगेगा और G का टॉर्क लगेगा ऐसे,
और बी का टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज लगाएंगे तो फिर इसको अनस्टेबल कर देंगे और ये नीचे गिर जाएगा, है ना। तो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी तब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक कि उसका मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हो, भले ही सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही क्यों ना हो।